गुड मॉर्निंग एवरीवन। करियर फाउंडेशन के सीडीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कल से देख रहे हैं शिक्षा के रूप, फॉर्म ऑफ एजुकेशन। फॉर्म ऑफ एजुकेशन, फॉर्म ऑफ एजुकेशन में हम लोग अभी तक देख चुके हैं अनौपचारिक शिक्षा, और दूसरा देख चुके हैं औपचारिक शिक्षा। यह एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से या वैसे भी समझने के ख्याल से औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी फॉर्म इसके महत्वपूर्ण हैं, इसको भी हम लोग देख रहे हैं। तो औपचारिक अनौपचारिक अनौपचारिक शिक्षा को हम लोग बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन, और इसे कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। शिक्षा के जो ये दो रूप हैं उसको हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा कि एक निश्चित और नियंत्रित रूप में काम करता है और दूसरा स्वतंत्र रूप में काम करता है। तो हम लोग इसको देख चुके हैं। जो इसे नहीं देखे हैं वो करियर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में जा करके, जैसा कि आप हैं जुड़े हुए, तो वहाँ जा करके पिछले क्लासेस शिक्षा के रूप का भाग 1 देख लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अभी हम लोग देखने वाले हैं अऔपचारिक शिक्षा। अऔपचारिक शिक्षा यानी कि अनफॉर्मल एजुकेशन। इसमें हम लोग जब अऔपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो जैसे जब मैं पढ़ा रहा था आपको औपचारिक शिक्षा, तो मैंने एक चीज़ बताया था कि अनौपचारिक शिक्षा के विकल्प के रूप में औपचारिक शिक्षा का प्रयोग किया जाता है उसके विशिष्ट उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए। वैसे ही अऔपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा का औपचारिक शिक्षा का वैकल्पिक रूप है। औपचारिक शिक्षा का यह वैकल्पिक रूप है। जब विद्यार्थी को औपचारिक शिक्षा लेने में सहूलियत नहीं होती या उसकी योग्यता उस आधार पर नहीं होती या समय उसके अनुसार नहीं होता, तो अऔपचारिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है शिक्षा के संदर्भ में। तो इसमें जब हम लोग अऔपचारिक शिक्षा की बात करेंगे तो इसमें आखिर में वो कौन से अध्ययन के साधन हैं जो औपचारिक शिक्षा के विकल्प के रूप में उभर करके आए हुए हैं, तो उसे हम लोग जब देखते हैं कि वो कौन से हैं, तो आप लोगों ने कुछ नाम सुना होगा। ECCE
एक लेवल है, शिक्षा का एक लेवल है ईसीसी। इसका मतलब होता है, इसको ठीक से लिख लेंगे, इसका मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया है। ये भी एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछा जाता है। ये एक हो गया। इसी के अंतर्गत आते हैं कुछ, जैसे आप सुने होंगे प्ले स्कूल, प्ले स्कूल। इसी के अंतर्गत आते हैं आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी का नाम आप लोगों ने सुना है, आंगनबाड़ी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सभी गांवों में है, मोहल्लों में है। इसके अलावा किंडर गार्डन स्कूल, जिसको आप लोग केजी सेक्शन बोलते हैं, जो कि अभी लगभग सभी विद्यालयों में है जो प्राइमरी शिक्षा देते हैं। तो किंडर गार्डन हो गया। ये हो गए वैसे स्कूल जो ईसीसी के लेवल के होते हैं, ऐसे संस्थान जो ईसीसी लेवल के होते हैं, क्योंकि बच्चे का नामांकन प्रायः और औपचारिक शिक्षा में क्लास 1 से जाता है। फॉर्मल एजुकेशन उसे मिलता है क्लास 1 से, फॉर्मल एजुकेशन मिलता है क्लास 1 से। तब तक इनफॉर्मल या अनफॉर्मल एजुकेशन दिया जा रहा है ईसीसी के माध्यम से। तो बालक पहली कक्षा में जब पढ़ने जाएगा, उसके नामांकन होंगे, तो उसके नामांकन के बाद उसे परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। एक पाठ्यक्रम उसे मिलते हैं, उस पाठ्यक्रम को कम से कम 220 दिन या उससे अधिक दिनों में पूर्ण करना होता है। उसके अलावा उसे समय समय पर फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव असेसमेंट से गुजरना होता है, जिसको संरचनात्मक और सत्रीय मूल्यांकन बोलते हैं। तो इस आधार पे बालक पहुंचता है क्लास 1 से, क्योंकि वो फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। लेकिन उस फॉर्मल एजुकेशन को प्राप्त करने से पहले बालक को जाना पड़ता है एक इनफॉर्मल अनौपचारिक शिक्षा केंद्र में, और वह जो इनफॉर्मल या अनफॉर्मल जो शिक्षा केंद्र है वह है एक ईसीसी स्तर का। इसके अलावा भी कुछ केंद्र हैं, तो ईसीसी में ये सभी आ जाएंगे, प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी, किंडरगार्टन, ये सब स्कूल इसमें आ जाते हैं। तो यह जो साधन है अध्ययन के, यह इनफॉर्मल या अनफॉर्मल है, जो औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन के विकल्प के रूप में आता है। जब हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा को देख रहे हैं, तो इसके अंतर्गत क्या केवल अर्ली चाइल्डहुड का ही एजुकेशन आते हैं या उसके बाद भी कोई एजुकेशन है? इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा एडल्ट एजुकेशन, इसके अलावा आता है लिटरेसी एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन क्या है? प्रौढ़ शिक्षा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्रौढ़ शिक्षा। लिटरेसी एजुकेशन साक्षरता शिक्षा। आप ये जो एजुकेशन लेते हैं एडल्ट एजुकेशन या लिटरेसी एजुकेशन,
जैसे जो व्यक्ति कहीं काम करते हैं या उनके पास फॉर्मल एजुकेशन के लिए समय नहीं है, क्योंकि उस समय वो ड्यूटी उसी समय जाते हैं, काम करने उसी समय जाते हैं जिस समय स्कूल का टाइम होता है, तो उसके लिए एडल्ट एजुकेशन की गवर्नमेंट ने व्यवस्था की और उन्होंने बताया कि उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। तो इसके लिए जब शिक्षा की व्यवस्था की जाती है तो कहा जाता है कि एडल्ट एजुकेशन, और यह जो होता है 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को शिक्षा प्रदान किया जाता है, और जो कि लगभग 35 वर्ष या उससे अधिक तक भी चलता है। दूसरा है इसमें जैसे हम लोग कक्षा 1 में जब औपचारिक शिक्षा में नामांकन लेते हैं तो इसकी एक उम्र सीमा है 6 वर्ष। इसमें उम्र सीमा उस प्रकार की नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो गए हैं और वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। दूसरा है लिटरेसी एजुकेशन। लिटरेसी एजुकेशन में हम लोग जो बात करेंगे साक्षरता शिक्षा की, तो यह बस इतना ही है कि आप जो है वो सिग्नेचर बनाने सीख जाएं, कुछ पढ़ने सीख जाएं, ताकि आपके पास जब कुछ आवे तो आप उसे पढ़ करके समझ सकें। तो ये केवल साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए या साक्षरता के अक्षर को पहचानने के लिए, सेंटेंस को समझने के लिए, तथ्यों को समझने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह है लिटरेसी एजुकेशन। इसके अलावा इवनिंग स्कूल, सायं विद्यालय, सायं विद्यालय जो शाम को चलाए जाते हैं, जब आप वो काम करके लौटें तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ समझ सकते हैं। तो यह जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग अऔपचारिक शिक्षा। अऔपचारिक शिक्षा के ऐसे ही और बहुत सारे रूप हैं। यह किसे कह सकते हैं कि यह औपचारिक शिक्षा का विकल्प है, जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में जिन्हें समस्याएं आती हैं वह अऔपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं, या औपचारिक शिक्षा में जाने से पूर्व उनका बेस तैयार करने के लिए, एक उनके फाउंडेशन तैयार करने के लिए उन्हें एक डिसिप्लिन, आदतों का विकास करने के लिए, अच्छी आदतों का विकास करने के लिए उन्हें एक संस्थान में भेजा जाता है जिसे हम लोग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत आंगनबाड़ी, प्ले स्कूल या किंडरगार्टन स्कूल बोलते हैं। फिर इसके बाद अगला आता है प्रत्यक्ष शिक्षा। प्रत्यक्ष शिक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो इस शब्द से ही पता चलता है कि शिक्षक और विद्यार्थी आमने सामने होंगे, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एजुकेशन। डायरेक्ट एजुकेशन, डायरेक्ट एजुकेशन में क्या होता है कि दो होते हैं, एक होता है विद्यार्थी, दो ध्रुव होंगे, एक होंगे शिक्षक। विद्यार्थी एवं शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों दो ध्रुव होंगे और दोनों ध्रुव आमने सामने होंगे। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाएगा, लेकिन इसके जो साधन होते हैं वह प्रणाली होंगे, वह आमने सामने होंगे। दोनों आमने सामने होंगे। औपचारिक शिक्षा की तरह नियंत्रित वातावरण होगा। नियंत्रित वातावरण में शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि विद्यार्थी और
शिक्षक आमने सामने हैं तो वह एक नियंत्रित वातावरण होता है जिसमें विद्यार्थी सीखता है और शिक्षक सिखाता है। इसके अलावा इसमें औपचारिक शिक्षा के साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। या इसमें हम लोग जो है औपचारिक शिक्षा के साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें शिक्षण विधि एवं प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें शिक्षण विधि एवं प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा, जैसे सामान्य शिक्षक समान क्लासरूम में करते हैं। इसे आप ये भी कह सकते हैं, उदाहरण के तौर पे, कि यह विद्यालयी कक्षा कक्ष भी हो सकता है। यह विद्यालयी कक्षा भी हो सकता है जहां शिक्षक विद्यार्थी आमने सामने पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा प्रत्यक्ष शिक्षा के उद्देश्य पूर्व निर्धारित होते हैं। प्रत्येक शिक्षा के उद्देश्य पूर्व निर्धारित होते हैं, जैसे औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य पूर्व निर्धारित होते हैं। प्रत्यक्ष शिक्षा का मूल्यांकन औपचारिक शिक्षा की प्रणाली आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि जैसे उसकी जो मूल्यांकन प्रणाली है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, ये जरूरी नहीं है कि उसी प्रकार इसका मूल्यांकन किया जाए। विद्यार्थी पर अगर इस प्रणाली से आप पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी पर शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। शिक्षक का जो व्यक्तित्व है उसका प्रभाव विद्यार्थी पर पड़ता है।
इसमें पाठ्यक्रम की सुनिश्चितता आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है। यह अवधि के पूर्णता से परे है। जरूरी नहीं है कि इसे कितने देर में पूरा करना है। हाँ, इसके ये है कि इसके उद्देश्य पूर्व निर्धारित है कि किस उद्देश्य से प्रत्यक्ष शिक्षा दी जा रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कितना समय में इसे पूर्ण कर लेना है, ये आवश्यक नहीं है। ये औपचारिक शिक्षा से इस मामले में अलग है। फिर है अप्रत्यक्ष शिक्षा। अप्रत्यक्ष शिक्षा पांचवा, इनडायरेक्ट एजुकेशन। इनडायरेक्ट एजुकेशन अप्रत्यक्ष शिक्षा में यह ऐसी शिक्षा पद्धति है जिसमें शिक्षक छात्र का सामने होना जरूरी नहीं है। विद्यार्थी स्वयं से भी अध्ययन उन साधनों के माध्यम से कर सकता है या अन्य साधनों के माध्यम से वह शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि ये हो। इसे स्वतंत्र वातावरण में उसमें क्या था, नियंत्रित वातावरण था। इसे स्वतंत्र वातावरण में पूर्ण किया जाता है। इसे स्वतंत्र वातावरण में पूर्ण किया जाता है। जरूरी नहीं है कि यह एक नियंत्रित वातावरण में है, जबकि हम लोग जब प्रत्यक्ष शिक्षा की बात करते हैं तो नियंत्रित वातावरण में होता है। उसके उद्देश्य निश्चित होते हैं। इसका प्रयोजन निश्चित नहीं होता। इसका प्रयोजन निश्चित नहीं होता कि किस प्रयोजन से शुरू आरंभ किया गया है या किस प्रयोजन से दिया जा रहा है। यह प्रकृतिवाद का समर्थक है। यह प्रकृतिवाद का समर्थक है। यानी कि जो प्रकृतिवाद में हमने क्या बताया पिछले क्लासेस में कि प्रकृतिवाद में विद्यार्थी के लिए शिक्षक केवल अवलोकन करता होगा। विद्यार्थी स्वयं से अपने रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार सीखने का प्रयास करेगा। इसमें विद्यार्थी नहीं ज्यादा अच्छा रहेगा, हम इसे सॉरी इसमें बालक की प्रधानता होती है। इसमें बालक की प्रधानता होती है। इसमें बालक जो होता है उसकी प्रधानता होगी क्योंकि उसमें सीखने वाले का महत्व है। बालक, या इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हैं सीखने वाले की।
सीखने वाले की, सीखने वाले जो सीखना चाहता है उसकी इसमें प्रधानता है, और वह जो सीखना चाहता है, जैसे सीखना चाहता है, स्वयं से सीखता है। इसके अब छठा देखते हैं हम लोग, सामान्य शिक्षा, जिसे हम लोग जनरल या कॉमन एजुकेशन बोलते हैं। जनरल या कॉमन एजुकेशन, इस शिक्षा के अंतर्गत, इस शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है, सामान्य शिक्षा और जनरल में यह शिक्षा जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान को प्राप्त करने की अनिवार्यता सुनिश्चित करती है, सुनिश्चित करती है। इसी में क्या होता है कि यह शिक्षा जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान, जो एक मनुष्य को एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए, एक अच्छे व्यक्ति बनाने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है, उसे प्राप्त करने के लिए अनिवार्यता सुनिश्चित करती है कि आप इतना ज्ञान आपके पास होना चाहिए। जैसे में कोई व्यक्ति या बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, उसकी बौद्धिक क्षमता को लोग समझते हैं और उसकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार उनकी क्रियाओं का अवलोकन करते हैं और ये देखना चाहते हैं कि वो कैसा कार्य कर पा रहा है, जितनी उसकी शैक्षिक योग्यता है उसके अनुसार वो क्या कर पा रहा है, इसको उसमें देखा जाता है। इसे उदार शिक्षा भी कहा जाता है। इसे उदार शिक्षा, इसे उदार शिक्षा भी कहा जाता है। इसे उदार शिक्षा भी कहा जाता है। इसका लक्ष्य समान होता है, इसका लक्ष्य सामान्य होता है, एक जैसा लक्ष्य होगा, क्योंकि सभी को यह शिक्षा लेना ही है, ग्रहण करना है, ताकि आप एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे हैबिचुएटेड व्यक्ति, अच्छे आदतों का विकास आप में हो सके। सभी बालकों को निश्चित उम्र तक इसे प्राप्त कर लेना होता है। इसे प्राप्त कर लेना है। इसे केवल बुद्धि की तीव्रता के लिए, बुद्धि की तीव्रता के लिए ग्रहण किया जाता है।
ग्रहण किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि एक जो व्यक्ति है, जो बालक है, उसकी बुद्धि की तीव्रता बढ़े, इसके लिए किया जाता है। इसमें बालक को जीवन के लिए तैयार किया जाता है। जीवन के लिए तैयार किया जाता है। इसमें बालक को जीवन के लिए तैयार किया जाता है कि आपको जीवन जीना कैसे है, इसके लिए तैयार किया जाता है। तो इसमें जीवन की जो आवश्यक या उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो ज्ञान आवश्यक है, उसका उसमें सिखाया जाता है कि यदि आप शिक्षा नहीं भी उस प्रकार से ग्रहण करते हैं, कुछ एक विशेष पेशा की जानकारी आपको नहीं है, तो भी आपके पास इतनी क्षमता होगी कि आप एक सामान्य जीवन ठीक से जी सकेंगे। इसके बाद इसमें कौशल पर ध्यान दिया जाता है। कौशल पर ध्यान दिया जाता है, कोई विशेष कौशल पे नहीं, सामान्य कौशल पे ध्यान दिया जाता है ताकि सामान्य कौशल का विकास उसमें हो। अब अगला है विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा स्पेसिफिक एजुकेशन। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं क्योंकि आगे पढ़ाऊंगा, यह विशेष शिक्षा की बात नहीं कर रहा है। विशेष शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा में अंतर है। यहां विशेष शिक्षा की बात नहीं हो रही है। विशेष शिक्षा को हम लोग बोलते हैं स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन जो होता है वो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को दिया जाता है। स्पेशल नीड्स मतलब विशेष आवश्यकता वाले। स्पेशल नीड्स यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को दिया जाता है। तो ये विशेष शिक्षा ये है और हम बात करने वाले हैं विशिष्ट शिक्षा की। तो हम लोग को ये भी पढ़ना है, जब इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ेंगे तो हमें विशेष शिक्षा पढ़ने के लिए मिलेगा। मैं इसलिए अभी आपको बता दे रहा हूं कि आपके मन में वो बात न हो कि आप इसको स्पेसिफिक एजुकेशन को स्पेशल एजुकेशन समझने की भूल करें। बड़ी बारीक सी लाइन है दोनों के बीच में, बहुत बारीक से फर्क है विशेष शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा में। तो हम लोग आगे इसको देखेंगे कि विशेष शिक्षा क्या है, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं शिक्षा के फॉर्म के रूप में विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक एजुकेशन, स्पेसिफिक एजुकेशन। स्पेसिफिक एजुकेशन सामान्य शिक्षा के बाद
विशिष्ट शिक्षा समान शिक्षा के उपरांत दिया जाता है। यह शिक्षा सामान्य से विशिष्ट की ओर दी जाती है। कैसे जाती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले सामान्य शिक्षा दी जाएगी, इसके बाद विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर यानी कि सामान्य शिक्षा के बाद विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र में योगदान हेतु तैयार किया जाता है। इसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि यह जो है इसे हम लोग देते हैं विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र में योगदान के लिए। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, अभियंत्रण जिसको हम लोग इंजीनियरिंग बोलते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कृषि, विज्ञान के क्षेत्र में जिसको वैज्ञानिक वगैरह हम लोग कह सकते हैं, इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे शिक्षक। याद रखेंगे शिक्षा मतलब यहां मैं शिक्षा केवल बात कर रहा हूं यानी कि टीचिंग से संबंधित बात कर रहा हूं, मैं विशेष शिक्षा की बात नहीं कर। जब मैं विशेष शिक्षा पढ़ाऊंगा तो सबको पढ़ाऊंगा कि जो विशेष शिक्षा होता है उसमें आप उन बच्चों से संबंधित अध्ययन करते हैं जो स्पेशल नीड्स वाले होते हैं। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक सामान्य शिक्षा प्राप्त करता है, इसके बाद वह विशिष्ट शिक्षा की ओर अग्रसर होता है और वहां पे विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करता है। कला के क्षेत्र में कला दो प्रकार का होगा, एक ललित कला, नृत्य कला जिसको डांस आप बोलते हैं, इसके अलावा परफॉर्मिंग डांस यानी कि आप एज ए एक्टर एज ए प्रदर्शन करते हैं, वो सब होता है। तो इसमें आप विशिष्ट शिक्षा जो यहाँ पे है स्पेसिफिक एजुकेशन, तो आपको विशेष क्षेत्र में स्किल के लिए, विशेष क्षेत्र में योगदान के लिए आपको तैयार किया जाता है। इसके बाद आता है व्यक्तिगत शिक्षा। व्यक्तिगत शिक्षा इंडिविजुअल एजुकेशन, इंडिविजुअल एजुकेशन व्यक्तिगत शिक्षा या वैयक्तिक शिक्षा इसी को बोला जाता है।
वैयक्तिक शिक्षा, जिसे पर्सनल एजुकेशन बोला जाता है। पर्सनल एजुकेशन, पर्सनल एजुकेशन, वैयक्तिक शिक्षा, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। यहां पे जब हम इंडिविजुअल एजुकेशन की बात करते हैं तो इंडिविजुअल एजुकेशन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा दी जाती है। यह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर, के आधार पर दिया जाता है। यह व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर दिया जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हम लोग को पढ़ना है। जब हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो वहां देखेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता आखिर में है क्या, और व्यक्तिगत विभिन्नता को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, हर व्यक्ति में कुछ अपनी विशेषताएं हैं और उसके अपने नीड्स हैं, उसकी अपनी रुचियां हैं। इसके आधार पर हम उसे शिक्षा देते हैं उसके इंडिविजुअल डिफरेंस को जानने के लिए। उसके हर व्यक्ति के अंदर कुछ विशिष्ट क्षमताएं हैं और उन क्षमताओं के आधार पर वो विशिष्ट क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाता है। इस शिक्षा में व्यक्ति के व्यक्तिगत आवश्यकताओं रुचि एवं क्षमताओं पर बल दिया जाता है। बल दिया जाता है। किसे बल दिया जाता है? व्यक्ति के जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं इसमें व्यक्ति या बालक बोलें कि इसमें व्यक्ति
अंतर्निहित, इसमें व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को पहचान कर उसे आगे बढ़ाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। इसमें व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को पहचान कर उसे आगे बढ़ाया जाता है, जिसके माध्यम से वह जैसे ललित कला, अभिनय कला, खेल, संगीत, एवं अन्य क्षेत्र संबंधी एवं अन्य क्षेत्र, उसके अंदर जो भी शक्तियां हैं उसे बाहर निकाला जाता है। कुछ बच्चे हैं कि बहस शानदार करते हैं क्लासरूम में। जैसे आप कुछ बच्चे क्लासरूम में ऐसे मिलेंगे, जब आप अगर विद्यालय में कहीं पढ़ा रहे हो तो देखेंगे कि आपसे बहस जो आर्गुमेंट बहुत जबरदस्त करते हैं। जब आपके साथ आर्गुमेंट करते हैं तो आपको वहाँ पे गुस्सा आता है और आप समझते हैं कि ये बालक बेकार है, कुछ नहीं कर सकता। तो आप क्या करते हैं, उसे गुस्सा से क्लास से बाहर निकाल देते हैं, उसके देश आप पे चिड़चिड़ापन होने लगती है, आप उसे समस्या के रूप में देखते हैं। लेकिन आप इस बात पर गौर नहीं कर पाते कि जिसके पास इतनी बहस करने की क्षमता है, उसमें तर्क शक्ति शानदार है, तो हम क्यों ना उस तर्क शक्ति को बाहर निकालें और उसे हम डिबेट के लिए तैयार करें। वह एक अच्छे कार्यक्रम में या लोगों के बीच में अच्छे तर्क रखने में आगे बढ़ सकता है, वह अच्छा राजनेता हो सकता है, वह अच्छा वकील हो सकता है। तो उसके पास जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उसे हमें बाहर निकालना है और उसे हमें प्रदर्शित करना है, दिखाना है कि तुम ये कर सकते हो। उसे नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, उसमें कौन सी शक्तियां हैं। शिक्षक क्योंकि वो प्रशिक्षित हैं, अब इस बात को जानते हैं कि ऐसा होता है, इसीलिए आप उसके अंदर ऐसा कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, याद नहीं होता, ठीक से पढ़ते नहीं हैं, लेकिन देखेंगे कुछ न कुछ ड्राफ्टिंग पेपर में कुछ न कुछ कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे भी कर रहे होते हैं, तो आप उनको जो है ललित कला के लिए प्रमोट कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे हम लोग जब विद्यालय पढ़ते थे, आज भी हैं, आप टीचर होंगे तो देखते होंगे कि जब कोई शिक्षक विद्यार्थी से कुछ पूछता है या वो नहीं बता पाता है, इसके बाद कहता है कि हाथ निकालो। हाथ निकालने के बाद कुछ इस हाथ पे बजता है तो ऐसे, यहाँ पे बचेगा तो ऐसे। तो मतलब आप उसके ये जो अभिनय क्षमता को आप निकाल सकते हैं कि एक नंबर का कलाकार है, एक नंबर का ड्रामेबाज है। ये कॉमन वर्ड टीचर के मुंह से निकलता है। आज शिक्षक ये बात तो बोलते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आखिर में हम इसे, अगर एक नंबर का ड्रामेबाज है, एक नंबर का नौटंकीबाज है, एक नंबर का ये एक्टिंग फालतू का करता है, मारते नहीं है लेकिन ज्यादा एक्टिंग करता है, थोड़ा सा मारते हैं, चिल्लाता खूब है, मतलब उसमें अभिनय क्षमता भरा हुआ है, वो आगे चल करके एक अच्छा एक्टर बन सकता है। लेकिन आप उसे क्लासरूम में एक बदमाश बच्चे के रूप में, एक गैर अनुशासित बच्चे के रूप में उसे आप एक आइडेंटिफाई कर देते हैं और उसमें वहां से बच्चे में जो हरास होता है, उसके प्रति दूसरे शिक्षक की भी जो भावनाएं होती हैं वो भी दूसरे तरीके से समझते हैं और वो सबसे खराब विद्यार्थी माना जाता है। वो क्यों? इसलिए माना जाता है क्योंकि विद्यार्थी बच्चे का ठीक से असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसका मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, उसके अंतर्निहित शक्तियों को नहीं पहचान पा रहे हैं। कुछ बच्चे कि पढ़ने में उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन खेल के संदर्भ में वो बेहतर है, वो खेल के संदर्भ में बेहतर है। तो वहां पे हमें उसकी जो व्यक्तिगत रुचि है, व्यक्तिगत जो उसकी क्षमताएं हैं, उसको समझेंगे कि खेल में बेहतर कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो रट्टा मार के क्लासरूम में आए या अच्छे क्लासरूम में मार्क्स चलाता हो, लेकिन वो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है उसे बेहतर वो कर सकता है। तो हम क्यों ना बच्चों को इस आधार पे, तो जो इस प्रकार की जो शिक्षा होती है, जो
हम लोग व्यक्तिगत शिक्षा बोलते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा में इस बात का ध्यान दिया जाता है, व्यक्तिगत शिक्षा में इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि बालक की कौन सी कमियां हैं, अब इसे कैसे दूर की जा सकती है, उसके अंदर कौन सी क्षमता है, उसे कैसे निकालना है। ये सभी बातें निकल करके आती है व्यक्तिगत शिक्षा के अंतर्गत। व्यक्तिगत शिक्षा इसलिए भी दिया जाता है कि बालक समान कक्षा में ठीक ठाक प्रोफेशन में जिस विषय में नहीं कर पा रहा है, तो हमें जरूरत पड़ता है कि इसे इस विषय में विशेष रूप से शिक्षा, मतलब वो उसे व्यक्तिगत तौर पर शिक्षा दे करके आगे बढ़ाने की जरूरत है। कि क्लासरूम जब बड़ा होता है और उसमें टीचर जब इंडिविजुअल अट्रैक्शन नहीं दे पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, किसी बालक को समझ नहीं पाते हैं, तो वो समस्याएं यहाँ से निकल करके आती हैं। तो वहाँ पे व्यक्तिगत शिक्षा की भी बात आती है कि आप जो है व्यक्तिगत शिक्षा पे फोकस करें। हो सकता है विद्यार्थी इसलिए जवाब नहीं दे पा रहा हो क्योंकि वो विद्यार्थी ग्रुप से डर रहा हो। ऐसे आपको क्लासरूम में एक और बात बताऊं, समान कक्षा कक्ष में क्या होता है। समान कक्षा कक्ष में एक बात और निकल करके आती है कि कोई विद्यार्थी जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो समूह का अधिकतर विद्यार्थी वो इस बात को नहीं समझते कि मेरी समस्याएं हैं तो मुझे पूछना है। उसे दो बात का भय होता है, एक होता है कि मुझे नहीं आ रहा है या मैं पूछ दूं कि मुझे नहीं आ रहा है। अब क्लासरूम के सारे विद्यार्थी समझ रहे हैं तो मुझे इस बात को सारे विद्यार्थी समझ जाएंगे कि इसे समझ नहीं पा रहा है, इसकी बुद्धि कम है, ये ठीक से सीख नहीं पा रहा है, तो मेरा उपहास करेंगे। लेकिन अगर वो विद्यार्थी नहीं जान रहा कि जो वो थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है, क्लासरूम के आधे से अधिक विद्यार्थी वही बात को मन में है कि कोई और पूछ लेता तो मैं भी सुन लेता या सुन लेती, मैं भी समझ लेता, वो इस बात में है। वो नहीं जानना चाहता कि मेरी जो कमियां हैं वो क्लासरूम में सभी के सामने आए। तो वैसे बच्चे पिछड़े रह जाते हैं, नहीं पढ़ पाते। तो ऐसे बच्चों के लिए जरूरत होता है कि व्यक्तिगत शिक्षा दी जाए, इंडिविजुअल टीचिंग दी जाए और उसके आधार पे बालक की अंदर जो भी समस्याएं हैं उससे निजात पाया जा सके, उससे व्यक्तिगत शिक्षा के माध्यम से। तो यह शिक्षा जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ठीक है। फिर है सामूहिक शिक्षा। सामूहिक शिक्षा ग्रुप एजुकेशन। ग्रुप एजुकेशन इसी को बोलते हैं। इसमें क्या होता है सामूहिक शिक्षा में? सामूहिक शिक्षा समूह में एक साथ दी जाने वाली शिक्षा से है। समूह में दी जाने वाली शिक्षा से है, मतलब यहां पे जो शिक्षा दी जाएगी वो सारे लोग एक साथ बैठेंगे, एक साथ एक जैसी शिक्षा दी जाएगी। एक समान शिक्षण विधि एवं प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। फिर है इसमें विशिष्ट व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान नहीं दिया जाता, ध्यान नहीं दिया जाता।
इसमें व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें समान लक्ष्य, समूह के लिए निर्धारण किया जाता है। इसमें समान लक्ष्य समूह के लिए निर्धारण किया जाता है। इसमें यानी कि सामूहिक शिक्षा में समूह को एक लक्ष्य आधारित कार्य दिए जाते हैं। यह कम खर्चीली शिक्षा है। क्योंकि सबको एक साथ पढ़ाने हैं तो यह कम खर्चीली भी शिक्षा व्यवस्था है। तो चलिए हम लोगों ने आज क्या देखा इसमें समझते हैं। हम लोग देख रहे हैं, आज देखिए अऔपचारिक शिक्षा से शुरुआत होती है। अऔपचारिक शिक्षा जिसे हम लोग अनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, अऔपचारिक शिक्षा यह औपचारिक शिक्षा का वैकल्पिक रूप है। इसे हम लोग प्रारंभ में ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो लेवल है वह भी अऔपचारिक शिक्षा का ही एक भाग है, जिसमें प्ले स्कूल, आंगनवाड़ी और किंडरगार्टन वगैरह आते हैं। इसके अलावा अऔपचारिक शिक्षा में एडल्ट एजुकेशन, लिटरेरी एजुकेशन, इवनिंग स्कूल इत्यादि आते हैं। इसके अलावा अब है प्रत्यक्ष शिक्षा। प्रत्यक्ष शिक्षा को लोग डायरेक्ट एजुकेशन बोलते हैं। इसमें विद्यार्थी शिक्षक आमने सामने होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाई करते हैं। यह भी नियंत्रित वातावरण है औपचारिक शिक्षा की तरह ही। इसमें औपचारिक शिक्षा के साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। जो भी साधन आप औपचारिक शिक्षा में प्रयोग करते हैं वह आप प्रत्यक्ष शिक्षा में कर सकते हैं। इसमें शिक्षण विधि एवं प्रणाली का प्रयोग किया जाता है जो औपचारिक शिक्षा में किया जाता है। यह विद्यालयी कक्षा भी हो सकता है। प्रत्यक्ष शिक्षा विद्यालयी कक्षा का एक उदाहरण है। प्रत्यक्ष शिक्षा के उद्देश्य पूर्व निर्धारित होते हैं। प्रत्यक्ष शिक्षा के उद्देश्य पूर्व निर्धारित होते हैं जैसे कि औपचारिक शिक्षा में होते हैं। प्रत्यक्ष शिक्षा का मूल्यांकन औपचारिक शिक्षा की प्रणाली आवश्यक नहीं है कि आप इसका मूल्यांकन प्रत्यक्ष शिक्षा का मूल्यांकन आप औपचारिक शिक्षा की तरह ही करें, जरूरी नहीं है। लेकिन ये एक क्लासरूम भी इसमें इंक्लूड है, इसलिए कर भी सकते हैं। विद्यार्थी पर शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विद्यार्थी शिक्षक आमने सामने होते हैं। तो जो एक शिक्षक का व्यक्तित्व है, विद्यार्थी कहीं ना कहीं उसे अनुपालन करने लगता है, उसे धारण करने लगता है, उसको फॉलो करने लगता है, इसीलिए उस पर प्रभाव पड़ता है। इसे पाठ्यक्रम की सुनिश्चितता आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक पाठ्यक्रम हो तो ही प्रत्यक्ष शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा यह अवधि के पूर्णता से परे है। इसके लिए कि अवधि सुनिश्चित नहीं है कि इस अवधि में ही हमें इसको पढ़ाने हैं या पूर्ण करने हैं या इतने समय में ही करने हैं, जरूरी नहीं है। आप जो है वो यह अवधि से अलग है। ये थोड़ा समय के लिए भी प्रत्यक्ष शिक्षा दिया जा सकता है या लंबे समय के लिए भी। इसके अलावा अप्रत्यक्ष शिक्षा यानी कि इनडायरेक्ट एजुकेशन,
इसमें स्वतंत्र वातावरण में पूर्ण किया जाता है। जो सीखने वाला है स्वतंत्र वातावरण में सीखता है, उसे कोई नियंत्रण, निश्चितता, बाध्यता नहीं है। इसका प्रयोजन निश्चित नहीं होता कि इसका प्रयोग क्यों किया जा रहा है, जरूरी नहीं है। यह प्रकृतिवाद का समर्थक है क्योंकि इसमें भी सीखने वाला महत्वपूर्ण है और वह खुद से सीखता है। इसमें बालक की प्रधानता होती है। प्रकृतिवाद इसमें एक बात का कहता है कि बालक की प्रधानता है, शिक्षक केवल अवलोकन करता है और वह बालक को त्रुटियों को अवलोकन करता है और बाद में उसे सुधार के अवसर देता है। इसके अलावा है सामान्य शिक्षा। सामान्य शिक्षा में क्या देखते हैं कि यह शिक्षा जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनिवार्यता सुनिश्चित करती है कि कोई बालक, कोई विद्यार्थी यदि अगर कुछ सीख रहा है तो उसे उसके जीवन में ये आवश्यक है, इसलिए उसे सीखना जरूरी है। अगर इसे सीख लेता है तो आगे विशिष्टता के संदर्भ में सीखने में उसे आसानी मिलेगी और वह एक अच्छा इंसान तैयार हो पाएगा। इसमें कहा जा सकता है कि छात्र को उसको एक निश्चित जीवन जीने के लिए तैयार किया जाता है। इसे उदार शिक्षा भी कहा जाता है, लिबरल एजुकेशन इसे कहा जाता है। इसका लक्ष्य सामान्य होता है, यह कोई विशेष लक्ष्य नहीं होता है कि मैं टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बस शिक्षा ग्रहण करना है, सीखना है, बस यही इसका उद्देश्य है। सभी बालकों का निश्चित उम्र तक इसे प्राप्त कर लेना होता है क्योंकि उम्मीद किया जाता है कि इस उम्र के बालक इस उम्र तक सीख लेंगे। इस आधार पर उन्हें शिक्षा दी जाती है। इसे केवल बुद्धि की तीव्रता के लिए ग्रहण किया जाता है। जो बुद्धि है व्यक्ति के पास वो तीव्र हो, इसके लिए इसे ग्रहण किया जाता है। इसमें बालक को जीवन के लिए तैयार किया जाता है कि बालक का जीवन जीने लायक हो और वह जीवन में एक अच्छा व्यक्ति हो, अच्छा व्यक्तित्व धारण करे, जिसमें समाज उम्मीद करती है कि ये इसमें ये गुण होंगे तो ऐसे गुण इसमें होने चाहिए। इसमें कौशल पर ध्यान दिया जाता है। जो सामान्य जीवन जीने की जो कला है, स्किल्स है, उस पर ध्यान दिया जाता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा विशिष्ट शिक्षा यानी कि स्पेसिफिक एजुकेशन। हमने इसमें एक चीज और बताया कि स्पेसिफिक एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन नहीं है। लगभग कहीं कहीं गलतियां देखने के लिए मिलते हैं, शिक्षक इस बात को बता देते हैं या किताबों में कहीं इस बात का जिक्र है कि स्पेसिफिक एजुकेशन ही स्पेशल एजुकेशन है, लेकिन मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा माइनर लाइनिंग है। जो इसके इस पार विशिष्ट शिक्षा है, उसके ऊपर विशेष शिक्षा है, दोनों को समझना इस लाइनिंग को बहुत जरूरी है। मैं जब इंक्लूसिव एजुकेशन के क्लासेस लूंगा तो मैं विशेष शिक्षा के बारे में आपको बताऊंगा। मैंने इसमें यह भी बताया कि विशेष शिक्षा को हम लोग स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं। अब यह स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को केवल दिया जाता है जो विशेष आवश्यकता जिनको पड़ती है। जैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होंगे? जो शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग हो गए या पिछड़े हुए होंगे, उनके लिए होगा। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दिया जाता है, इसीलिए विशिष्ट शिक्षा विशेष शिक्षा नहीं है। इस बात को समझ करके चलेंगे। जो विशिष्ट शिक्षा है वो विशिष्ट शिक्षा सामान्य शिक्षा के उपरांत दिया जाता है। जब आप सामान्य शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि आप एक ठीक ठाक जीवन जीने लायक कौशल आप में आ जाता है, बेसिक जानकारी आपको हो जाती है, तब आपको स्पेशल नॉलेज की, स्पेशल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, स्पेशल एजुकेशन की जरूरत, स्पेसिफिक एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। यह शिक्षा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। जैसे हम लोग शिक्षा अध्ययन करते हैं तो इसके देखते हैं तो एक शिक्षा होता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, ते है सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले आप सामान्य ज्ञान सीखते हैं, सामान्य बातें आपके पास आती हैं, उसके बाद आप एक विशिष्ट ज्ञान यानी कि एक विशेष क्षेत्र में योगदान के लिए आप विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके अलावा है विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र में योगदान हेतु तैयार किया जाता है। तो विशिष्ट शिक्षा जब आप प्राप्त कर लेते हैं तो किसी विशेष क्षेत्र में आप योगदान देते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आप बनते हैं तो आप इंजीनियरिंग करते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं तो चिकित्सा करते हैं, आप लॉयर बनते हैं तो आप वकालत करते हैं, तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। आप जो है गणितज्ञ बनते हैं, आप जो है शिक्षक बनते हैं, तो ये सभी है। आप कृषि में जाते हैं, कृषि वैज्ञानिक बनते हैं, आप बेहतर कृषक बनते हैं। तो ये सभी चीजें आपको विशिष्ट शिक्षा यानी कि स्पेसिफिक एजुकेशन के अंतर्गत आता है। स्पेसिफिक एजुकेशन आपको स्पेसिफिक एरिया में आपके योगदान के लिए तैयार करता है। इसके अलावा हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आपको जाना है तो स्पेसिफिक एजुकेशन लेने पड़ेंगे। जैसे आप MBBS कर लें, BA MS कर लें, BHMS कर लें, नेचुरोपैथी कर लें, आप BHMS कर लें, ऐसे बहुत सारे हैं, MBEH कर लें।
तो ऐसे बहुत सारे मेडिकल के क्षेत्र, अभियंत्रण के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आएंगे पढ़ने, उसमें भी बहुत सारे स्ट्रीम है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिशियन है। इसके अलावा आपके माइंस संबंधी हैं, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस संबंधी हैं, तो आप उसमें करते हैं। फिर कला के क्षेत्र में आप जाते हैं तो परफॉर्मिंग आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, ये सभी चीज़ हो जाते हैं, देखते सीखते आप हैं, और वो आप स्पेसिफिक एजुकेशन के संदर्भ में देखते हैं। फिर बात आती है व्यक्तिगत शिक्षा की, यानी कि बात आती है इंडिविजुअल एजुकेशन की। व्यक्तिगत शिक्षा से ही हमें पता चलता है कि यह किसी बालक को व्यक्तिगत तौर पे शिक्षा दी जा रही है, वह केवल अकेले पढ़ने वाला है, इसके अलावा कोई नहीं है, यह व्यक्तिगत एजुकेशन है। व्यक्तिगत शिक्षा यानी कि पर्सनल एजुकेशन भी ऐसा ही है कि उसे व्यक्तिगत तौर पे शिक्षा दी जाती है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा दी जाती है, जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं उसकी है उसके अनुसार हम शिक्षा देंगे, और उससे क्या होगा कि बालक की जो कमियां होगी वो उसके व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा। यह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर उसकी जो नीड्स हैं उसके अनुसार शिक्षा दी जाती है। तो यह काफी अच्छा मनोवैज्ञानिक है। यह व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर दिया जाता है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बालक में है उसके आधार पर शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा इस शिक्षा में व्यक्ति के व्यक्तिगत आवश्यकताओं, रुचि एवं क्षमताओं पर बल दिया जाता है। इस शिक्षा में व्यक्ति की जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, उसकी रुचि है, उसमें अलग जो क्षमताएं हैं, इस पे बल दिया जाता है, उसको विकसित किया जाता है। इससे व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को पहचान कर उसे आगे बढ़ाया जाता है। जैसे उसके पास खेल संबंधी क्षमताएं हैं, शक्तियां हैं, वह जो है अभिनय के क्षेत्र में बेहतर कर पा रहा है, तो उसमें हम लोग उसे आगे बढ़ाते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, जिसमें ललित कला, अभिनय कला, खेल, संगीत और अन्य क्षेत्र भी हैं। फिर है सामूहिक शिक्षा यानी कि ग्रुप एजुकेशन, जहां हम व्यक्तिगत शिक्षा की बात करते हैं, एक शिक्षक एक विद्यार्थी को वहां पर अध्ययन कराता है विशिष्टताओं के आधार पर। वही सामूहिक शिक्षा एक कम खर्चीली और बेहतर शिक्षा है, जिसमें एक समूह में पढ़ाया जाता है। और इसमें बालक की एक और बात होती है कि इसमें बालक का समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन। इसमें सोशलाइजेशन होगा, बालक का समाजीकरण होगा, बालक का समाजीकरण। इसमें बालक का समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है उसका, ये विशिष्टता होती है, जबकि इंडिविजुअल एजुकेशन में ऐसा नहीं है। इसमें समूह को एक लक्ष्य आधारित कार्य दिए जाते हैं, एक समूह होता है, उसके अनुसार टास्क दिए जाते हैं, उनके अनुसार गतिविधियां होती हैं और उसे बालक सीखता है। यह कम खर्चीली होती है, यह भी इसके फायदे हैं। तो चलिए आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए प्रकरण के साथ।